स्वागत है आपका क्यावी गुरु फिजिक्स क्लासेस में। ओके बच्चों, कैसे हो? जय श्री कृष्णा। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर या लेसन नंबर 4। ओके बेटा, इसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। थर्ड चैप्टर में पढ़ा था हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और आज पढ़ेंगे हम मोशन इन ए प्लेन। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें मेन है एक है अपना स्केलर, एक है अपना स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है अपनी वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटा, तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज हम आपको पिछले लेसन्स में बता चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो वे क्वांटिटीज, बच्चों ध्यान से सुने, वे क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, वे क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की नीड होती है या आवश्यकता होती है, वे क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे लेते हैं टाइम, दूसरा है अपना जैसे लेंथ, अगर लेते हैं अपना स्पीड, क्या लेते हैं स्पीड, और वर्क। ये जो हैं ये सभी क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब बात आती है अपनी वेक्टर क्वांटिटीज की। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, बेटा वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में अपन जैसे ले सकते हैं क्या, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, क्या ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो यहाँ स्पीड की जगह क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स, राइट बेटा। और आप चैप्टरों में पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एग्जाम्पल हैं वेक्टर क्वांटिटीज के। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एटसेट्रा। बेटा पर इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको भी आपको याद रखना है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है एंड डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटीज में काउंट की जाती हैं। तो इसके लिए एक पॉइंट और आता है प्लस। अभी मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने जाऊंगा रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशंस, यानी वेक्टर को ऐड करने के कुछ रूल बताऊंगा। तो यहां पर आप प्लस कर सकते हैं कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन जो लॉ या रूल ऑफ वेक्टर्स को फॉलो नहीं करती हैं, राइट बेटा। जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को फॉलो नहीं करती हैं, वे फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन है, लेकिन यह रूल जो वेक्टर रूल है उसको फॉलो नहीं करती है। जब ये मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं आपको इसके एग्जाम्पल को बेटर समझा सकता हूं। जब अगली क्लास में आपको मैं ट्राइंगल रूल बताऊंगा, मैं आपको पॉलीमर रूल बताऊंगा, मैं आपको क्वाड्रेंट रूल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट उसको फॉलो नहीं करता है। राइट बेटा, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटीज है क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। राइट बेटा, तो अपने पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब नंबर आता है अपने पास किसका, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में छोटी छोटी बातों को पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला है इक्वल वेक्टर। तो इसको समझने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। राइट बेटा, तो रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा एक एरो साइन होता है। क्या होता है, एरो साइन, जिसमें इस एरो की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है और ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये उसकी डायरेक्शन को बताता है। यानी ये तो बताएगा इसके मैग्नीट्यूड को और ये जो एरो है ये बताएगा इसकी डायरेक्शन को। राइट बेटा, अब हम बात कर लेते हैं इक्वल वेक्टर। नंबर फर्स्ट, इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो वे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होते हैं। वे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कौन बताता है, इसकी लेंथ, डायरेक्शन कौन बताता है, एरो साइन। तो ये दोनों वेक्टर, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। राइट बेटा, इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। राइट बेटा, तो ये दोनों ही कौन से वेक्टर हैं, अपने इक्वल वेक्टर। और अब बात कर लेते हैं अपन पैरेलल वेक्टर की। तो नाम से पता लग रहा है बेटा पैरेलल वेक्टर है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्शन तो क्या रहेगी, सेम, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट। तो दो वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, suppose a vector and b vector, then a vector parallel to b vector। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी कर सकते हैं। राइट बेटा, तो ये पैरेलल वेक्टर होता है। और अब बात आती है नंबर थर्ड पाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है एंटी पैरेलल, इसमें क्या होगा, इनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ये देखो। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट। डायरेक्शन होगी अपोजिट, यानी जस्ट इसका हमें क्या पता करना है, एंटी पैरेलल। तो एंटी क्या होगा, जिसकी डायरेक्शन एंटी हो जाए यानी अपोजिट हो जाती है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहता है, इसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। अब बात आती है नंबर 4 नंबर पर है अपोजिट वेक्टर। ध्यान देना बेटा, एंटी पैरेलल और अपोजिट वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपोजिट नंबर 4, अपोजिट होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो। देखो बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, उसे हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर। आप ऐसे कह सकते हैं एक अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर भी हो सकता है। जैसे ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर, तो इसे हम लिख देंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं। नेगेटिव साइन बताता है कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। तो ये हो गया अपने पास अपोजिट वेक्टर।
अब आता है लीनियर वेक्टर। कौन सा बेटा? लीनियर वेक्टर। तो लीनियर वेक्टर क्या होता है बेटा? जब कोई दो वेक्टर एक लाइन के अकॉर्डिंग हो, एक लाइन के अकॉर्डिंग होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर वेक्टर। इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। देखिए ये दोनों क्या है बेटा? लीनियर वेक्टर। और ये क्या है? रिजल्टेंट। तो इन दोनों को ऐड करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये कहलाता है लीनियर वेक्टर। नंबर 6 पर आता है नल। नल और जीरो वेक्टर। बेटा ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, यानी कुछ ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन तो है लेकिन उनके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, उन्हें हम बोलेंगे नल वेक्टर। और इसे हम ऐसे लिखते हैं जीरो और ऊपर क्या लगा देते हैं? वेक्टर। राइट बेटा? यानी डायरेक्शन है, क्या है? डायरेक्शन है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। जैसे मान लो सपोज कि अपन 5 जैसे नॉर्थ साइड में कोई डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, राइट बेटा? और फिर साउथ में है 5, तो 5 - 5 क्या होगा बेटा? 0। लेकिन उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, इसीलिए ये जो है जीरो वेक्टर, इसे कहते हैं नल या जीरो वेक्टर। अब आता है यूनिट वेक्टर। नंबर 7 यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर जितने भी आपने पढ़े उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। तो बेटा नाम से पता लग रहा है यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, यानी 1 होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसे हम किसी कैपिटल वर्ड्स पर कैप लगा के डिनोट करते हैं। कैप, इसको बेटा कैप बोलते हैं, CAP कैप। कैप से डिनोट करते हैं इसको। सपोज अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज जैसे हमने लिया 3 डायमेंशनल सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये पॉइंट O है तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में होता है जे कैप एंड जेड डायरेक्शन में होता है के कैप। यानी एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप, ये होता है अपना यूनिट वेक्टर। इसे किससे लिखते हैं? कैप लगा के इसको डिनोट करते हैं। जैसे आगे हम पॉइंट बताने वाले हैं आपको, पोजीशन वेक्टर। क्या बता रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। अपने पास यही है और इसमें ये पॉइंट, ये क्या है? ये पॉइंट अपने पास P है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? पोजीशन वेक्टर की, तो बिंदु P के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X, Y एंड Z। X, Y और Z। और हम बात कर रहे हैं इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसको लिखेंगे O से लेकर P, OP वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे X। X क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट इन X डायरेक्शन एंड I कैप मल्टीप्लाई बाई कैप या यूनिट वेक्टर, तो X I कैप प्लस सम Y J कैप प्लस Z K कैप, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इस वेक्टर का बेटा ध्यान देना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा ओपी वेक्टर का मोड, ओपी वेक्टर का मोड मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट आई कैप का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, जो यूनिट वेक्टर होता है
इसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है उसका करते हैं स्क्वायर। यहाँ प्लस होता है, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर सभी क्वांटिटीज पॉजिटिव आएंगी। क्यों? क्योंकि हम इसका स्क्वायर करते हैं। अगर ये नेगेटिव होगी तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हम उसके मल्टीप्लाई का स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिट वेक्टर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की बात करें तो सपोज अगर कोई वेक्टर है आर वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है मोड ऑफ आर वेक्टर। बेटा मैग्नीट्यूड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई वेक्टर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड या तो ये लिखेंगे या ये, दोनों एक ही बात है। अगर आप इसके मोड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब तो इस पर वेक्टर रहेगा, मोड में नहीं लिखना चाहते हैं तो इस पर से वेक्टर हटा दिया जाएगा, दोनों ही ये मैग्नीट्यूड हैं। राइट बेटा, तो अपने पास ये आर वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो आपको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो ये डेफिनेशन है आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो ये हुआ यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ओके बेटा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू रिलेटेड वेक्टर रेशियो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार हम यहां से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यह है, आर वेक्टर आपको गिवन होगा, आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं देखो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू मोड इंटू आर कैप, या इसे लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल आर इंटू आर कैप। तो मैंने बोला कि जब भी किसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके मल्टीप्लाई में कौन होता है? कैप होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन डायरेक्शन उसकी कोई भी हो सकती है। इस प्रकार हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम ले लेते हैं। अगर हम प्रॉब्लम में बात करें तो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 101% यूनिट वेक्टर से आता है। हमने सपोज माना कि कोई वेक्टर है, आपको फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। आर वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। राइट बेटा, अब आपको इसका यूनिट वेक्टर, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या बताया मैंने? रूट, और i कैप का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। कितना हुआ? 25 और 4 29 30 38, ये हो गया रूट 38। राइट बेटा, तो यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कितना है बेटा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप y रूट 38। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 रूट 38 i कैप प्लस 3 रूट 38 j कैप प्लस 5y रूट 38 एंड k कैप। राइट बेटा, अब यहीं पर अगर हम इस प्रॉब्लम को ऐसे कर दें, क्या करें बेटा? यहां मैं कर दूं -3j कैप, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखिए i कैप के गुणांक या मल्टीप्लाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब प्लस इसका स्क्वायर करना है -3 का स्क्वायर। इसे ध्यान देना बेटा, क्योंकि अपन लोग यहाँ नेगेटिव साइन लगा देते नहीं। जे कैप का मल्टीप्लाई -3 है, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? +9, और ये 25 इक्वल टू रूट 38। तो केवल क्या चेंज हुआ? आर कैप इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप बाई रूट 38। अब सपोज आपको क्वेश्चन का वे कुछ भी हो सकता है। सपोज आपसे कहा कि अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको उसके किसी पॉइंट, जैसे P है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, ओके बेटा, 4 और बस, अगर सपोज इतना ही दिया है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 4, इसका मतलब इसके 2 कोऑर्डिनेट हैं, तो ये 2 डायमेंशनल बात कर रहा है, ये प्लेन में बात कर रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस के 4j कैप। टू डायमेंशनल या तो i और j होगा यानी x और y होगा, या फिर y और z होगा, या फिर z और x होगा। तो यहां पर i j हो सकता है, यहां i k हो सकता है, यहां k i हो सकता है। तो नथिंग, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यहां केवल टू डायमेंशनल है। मैंने आई कैप एक्स डायरेक्शन में, जे कैप मैंने ले लिया वाई डायरेक्शन में, या के कैप नहीं है तो अपनी सुविधा के लिए आप इसको लिख सकते हैं 0k कैप। राइट बेटा, 0 का मल्टीप्लाई कर दीजिए के कैप तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से सेम तरीका, सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, √9 प्लस 16 0, ये कितना आ गया 25 इक्वल टू 5। तो इसका आंसर आ जाएगा आर कैप इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। राइट बेटा, इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आपको इस टाइप की भी आ सकती है कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं P1 के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 4 6, और एक है P2 जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4 6 8। राइट बेटा, P1 और P2, अब वो कह रहा है आप यूनिट वेक्टर निकालिए रेस्पेक्ट टू P2। आपको P2 के रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मतलब है R21 कैप। 21 का मतलब है P1 ये रहा, P2 ये रहा, यानी 2 का मतलब है इसके रेस्पेक्ट में आपको 1 का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू P2 एंड P1। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू R21 वेक्टर बाई R21 वेक्टर का मोड। तो अपन R21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। ये P1 हो गया, ये P2। मैं यहां लिख देता हूं, ये मान लो सपोज इसका x1 है कोऑर्डिनेट, ये y1 है, ये z1 है, इसका x2 है, y2 है, z2 है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, समझना ध्यान से, P2 माइनस P1 तो यहां से हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप। राइट बेटा, प्लस यहां से क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर इक्वल टू x2 4 माइनस 2 बराबर 2 आई कैप प्लस 6 माइनस 4 2 j कैप प्लस 8 माइनस 6 2 k कैप। राइट बेटा, तो ये तो हो गया वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड बेटा √4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, √12। इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, √4 इंटू 3 इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है 2√3। तो यहां से आ जाएगा अपना R21 वेक्टर, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 2√3। राइट, तो 2 यहां से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3। ओके बेटा, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। धन्यवाद।